हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अजय कुमार यादव एक बार फिर से आपका स्वागत है आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम पहले 3 पार्ट में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है उसकी हम रिकॉर्डिंग कर चुके थे। ये चौथा पार्ट है और इसमें हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से आगे का हम पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर आपने देखे होंगे, आई होप आपको अच्छे भी लगे होंगे। उसमें हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो हमने पढ़ा है। सटन एंड बोवेरी ने क्या क्या जो है वो कंपैरिजन किए थे जीन और क्रोमोसोम्स के, वो हमने पढ़ा है। और अब हमारे पास ये है कि इस थ्योरी का, हालांकि सटन एंड बोवेरी जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो एस्टेब्लिश नहीं कर सके थे, तो उसके बाद इसका जो है वो प्रैक्टिकल मतलब सत्यापन हुआ, इसको प्रैक्टिकली बताया गया। और इसको प्रैक्टिकली बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। उन्होंने ड्रोसोफिला पर काम करके इन ये जो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है इसको सही प्रूव किया। देखते हैं एनसीईआरटी में। Following this synthesis of idea, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleagues led to discovery the basis of the variation the sexual reproduction produced. अब इन्होंने क्या किया कि अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वो ड्रोसोफिला पर किया, और ड्रोसोफिला पर अपने एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले वेरिएशंस को समझाया। और इन्होंने क्या बताया, मॉर्गन वर्कड विद द टाइनी फ्रूट फ्लाई जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, जिसका ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है, जिसमें ये जो स्मॉल वाला जो है ये मेल है, ये जो स्मॉल दे रखा है ये मेल है, और जो लार्ज बॉडी साइज है ये फीमेल, ठीक। विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर द सच स्टडीज। ड्रोसोफिला पर स्टडी करते हुए मॉर्गन ने कहा कि भाई ड्रोसोफिला अगर जेनेटिकली हम जेनेटिक यदि स्टडी करते हैं तो ड्रोसोफिला एकदम सुटेबल है। क्यों? They could be grown on the simple synthetic medium in the laboratory। आसानी से लेबोरेटरी में ये क्या हो सकती है, ग्रो की जा सकती है। बनाना मेस करिए और वहां पर आप इसको क्या कर सकते हो, ग्रो करा सकते हो, ठीक है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक। लगभग 2 वीक जो है वो इसका लाइफ साइकिल होता है। उसमें अपना ये जो है वो रिप्रोडक्शन भी कर लेती है और लार्ज संख्या में प्रोजेनी भी बनाती है, ठीक है। ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता है, ठीक है। एंड ए सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। अब आपके जितने कैरेक्टर्स हैं आप स्टडी कर सकते हो क्योंकि लार्ज संख्या में ये प्रोजेनी जो है वो बना रही है। ऑल्सो देयर वाज ए क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, जिसमें मेल और फीमेल जो है उनको आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, दोनों को अलग अलग बता सकते हो। ऑल्सो इट हैज मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। ये अच्छी लाइन है, क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है कि इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स से स्टडी करने के लिए, और कई कैरेक्टर्स तो ऐसे हैं जिनको आप आसानी से लो पावर माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब ये बच्चों लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो है वो मॉर्गन का ही काम है, और इसी बेसिस पे उसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को भी क्या किया था, प्रूव किया था, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी ने लिंकेज को रिकॉम्बिनेशन को थोड़ा सा क्या किया है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दिया है, लिंकेज को और रिकॉम्बिनेशन को। फिर भी जहां तक हो सकता है थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, आप समझना, लिंकेज वर्ड जो बना है वो लिंक से बना है। किससे बना है? लिंक, मतलब साथ साथ जुड़ाव। और ये है किसके लिए? जीन के लिए। ये कह रहा है कि जीन जो है वो साथ साथ क्या रहती हैं, जुड़ी रहती हैं और एक साथ इनहेरिट होती हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? लिंकेज कह देते हैं। देखते हैं एनसीईआरटी क्या देती है। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन दैट वर सेक्स लिंक्ड। आप एक चीज समझना बेटा कि 2 तरह के, मतलब जो यहां पर देखो कैरेक्टर्स जो हैं वो 2 तरह के हैं, यानी कि जीन जो है वो 2 तरह की हैं। तो एक तो वो जीन है जो कहां प्रेजेंट है, ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट है, और एक जो जीन है वो कहां प्रेजेंट है,
सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, मतलब उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट। तो यहां पर जब टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर स्टडी की थी तो कौन से वो जीन लिए थे जो सेक्स लिंक्ड थे। द क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डाई हाइब्रिड क्रॉस कैरिड आउट बाय मेंडल इन पी। इनके जो क्रॉस थे वो सिमिलर थे, जैसे मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाए थे पी में। फॉर एग्जांपल मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीज व्हाइट आई फीमेल टू ब्राउन बॉडीज रेड आई मेल एंड इंटरक्रॉस्ड देयर F1 प्रोजेनी। ठीक है, मतलब ये दोनों कैरेक्टर जिसकी बात कर रहा है ये दोनों कैरेक्टर जो है वो कैसे थे, एक्स लिंक्ड थे, यानी कि सेक्स लिंक्ड, सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड द F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9331 रेशियो एक्सपेक्टेड व्हेन द टू जीन आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पहली बात ये बोल रहा है कि इसने भी दो दो कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी किए। अब वो दो कैरेक्टर्स कौन से थे ये आपको याद होना चाहिए, येलो बॉडी और व्हाइट आई फीमेल, तो मतलब दो कैरेक्टर हो गए, और ब्राउन बॉडीज और रेड आई। तो इसका मतलब इन दोनों का मेल जो है वो यहां पर डोमिनेंट है और फीमेल जो है वो यहां पर रिसेसिव है। इन दोनों का इसने क्या कराया, क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद जैसा मेंडल ने क्रॉस कराया था रेशियो वहां से जो है वो 9331 आया था, यहां पर रेशियो जो है वो क्या हो गया, डेविएट हो गया। यहां से रेशियो जो है उसने डेविएशन शो किया और रेशियो जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग जो आता है वो रेशियो यहां पर नहीं आया। तो क्या हुआ, Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome. मॉर्गन ये चीज जानता था, मॉर्गन ने ही एक्स लिंक्ड जो जीन है, एक्स लिंक्ड जो इनहेरिटेंस है उसके बारे में बताया था। तो उन्होंने ये पता लगा लिया था कि ये जो हम कैरेक्टर्स ले रहे हैं ये किस पर प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। एंड सा क्विकली दैट व्हेन द टू जीन्स इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, कह रहा है कि जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। बेटा बहुत अच्छी लाइन बोल रहा है, कह रहा है कि जब यहां पर जैसे मान लो ये दो क्रोमोसोम है और यदि एक जीन यहाँ ए यहाँ पर प्रेजेंट है और ये बी यहाँ पर प्रेजेंट है और ये इसका जो है वो एलील यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये कह रहा है कि पेरेंटल टाइप जो हैं, पेरेंटल ज्यादा बनेंगे न्यू कॉम्बिनेशन की तुलना में, क्योंकि जीन्स जो हैं वो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं और एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होने के कारण इंडिपेंडेंट इनहेरिट तो नहीं हो सकती हैं। ठीक है, Morgan attributed this due to the physical association or linkage of two genes and coined the term linkage. मॉर्गन ने कहा कि ये दो जीन जो हैं वो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं तो एक साथ इनहेरिट हो रही है, तो इसने कहा कि ये दो जीन आपस में जुड़ी हुई है, इसको फिजिकल एसोसिएशन कहा और इस फिजिकल एसोसिएशन को ही टर्म जो है वो क्या कहा गया, लिंकेज कहा गया। ठीक है, to describe the physical association of gene on a chromosome and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination। ठीक है, आगे देखो combination, Morgan and his group also found that even when gene were grouped on the same chromosome, जब जीन जो है वो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं, some genes were tightly linked जिसमें लो रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, while other were loosely linked जो हायर रिकॉम्बिनेशन शो करती हैं। For example, he found that the gene white and yellow were very tightly linked and showed by 1-3% recombination, while white and miniature wing जिसमें 37.2% recombination होता है। His student Alfred Sturtevant used the frequency of recombination between the gene pair of the same chromosome as a measure of the distance between gene and mapped their position on the chromosome। यहां पर देखो इस वाले पैराग्राफ में इन जनरल थोड़ा सा जो है वो क्या हुआ है, लगातार जो है वो मतलब फुल स्टॉप कम दे रखे, लगातार बातें की गई है। तो मैं एक बार दोबारा से इस पैराग्राफ की बात करूंगा आपके सामने। देखो क्या कह रहा है,
मॉर्गन एंड हिज ग्रुप, मॉर्गन और उसका ग्रुप जो था, उसके साथी जो थे, ऑल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, इसका मतलब है कि ये क्रोमोसोम है मान लो, ठीक है, एक जीन ये है, एक जीन दूसरी जीन ये है, और तीसरी जीन ये है, ठीक, यहां पर स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये कंडीशन ले रहे हैं हम, ठीक है। क्या बोल रहा है, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड एट द सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है ये, ठीक। आगे देखो, सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड, अब देखो ये दोनों जो हैं वो तो पास है, हाँ या ना, और ये ए और सी जो हैं, तो ये ए और बी जो है इसको तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो कैसी हैं, टाइटली लिंक्ड जीन है। कैसी जीन है, टाइटली लिंक्ड जीन है। और ये जो दो है ये जो है वो कैसी है, लूजली लिंक्ड जीन है, ठीक है, वो टाइटली लिंक्ड जीन है और ये कैसी है, लूजली लिंक्ड जीन है, क्योंकि इन दोनों के बीच की, ए और सी के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, ज्यादा है, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, कम है। तो इसी में मतलब एक क्रोमोसोम पर ही हमने दो कंडीशन बना ली कि एक तो पास पास है, मतलब वो टाइटली लिंक्ड है, और दूसरी जो दूर दूर है वो क्या हो गई, लूजली लिंक्ड हो गई, ठीक। आगे देखो क्या बोल रहा है, सम जीन्स आर वेरी टाइटली लिंक्ड, हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जब ये टाइटली लिंक्ड है, टाइटली लिंक्ड है तो इसका मतलब जो है ये क्या शो करेंगी, ये लिंकेज शो करेंगी, हाँ या ना, टाइटली लिंक्ड जीन है, लिंकेज शो करेंगी, और लिंकेज यदि शो होगा, लिंकेज यदि हाई रहेगा तो इसका मतलब है कि यहां पर पेरेंटल ज्यादा होंगे और रिकॉम्बिनेंट्स क्या होंगे, कम होंगे, सिंपल सी बात है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है, तो अगर डिस्टेंस ये लूजली लिंक्ड है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जो है वो क्या है, ज्यादा है, और यदि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस यदि ज्यादा हैं तो यहां पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम होंगे और रिकॉम्बिनेंट जो है वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। यहां पर रिकॉम्बिनेंट, या हम सिंपल यदि अगर ये लेना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि यहां पर एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट जो है वो क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। मैं यहां बोल सकता हूं कि यहां पर रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं वो ज्यादा बनेंगे, ठीक, सिंपल सी बात यही बोल रहा है। सम जीन्स आर वेरी टाइटली लिंक्ड, वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, while others were loosely linked, show higher recombination, शो कर रही हैं, ठीक है। अब आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन व्हाइट आई एंड येलो वर वेरी, तो आप ए को मान लीजिए व्हाइट आई और ये मान लीजिए येलो बॉडी, तो इनके बीच में जो लिंकेज, मतलब हम कह रहे हैं इनका बीच ये टाइटली लिंक्ड है, और जब टाइटली लिंक्ड होंगे तो यहां क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन का जो रेशियो है वो केवल कितना रहेगा, 1.3 रहेगा, मतलब इनके बीच की दूरी भी कितनी रहेगी, 1.3 मैप यूनिट, जिसको आप सेंटीमोर्गन भी कहते हो, ठीक। क्योंकि आगे अल्फ्रेड जो स्टूडेंट था उसने इस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को ही तो यूज करते हुए बताया था कि आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यदि निकाल लेते हो तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, आप ये निकाल सकते हो कि दोनों जीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, लीनियर फॉर्म में, मतलब क्रोमोसोम पर उन जीन का अरेंजमेंट किस तरह का है, ये आप वहां पर बता सकते हो। क्लियर। आगे देखो, ये तो हो गया 1.3। दूसरा, ए और सी के बीच की दूरी यदि आप देखो तो वहां पर जो है वो बोल रहा है कि नए रिकॉम्बिनेंट्स है वो 37 पॉइंट कितने 2% है, तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 37.2, क्योंकि यहां रिकॉम्बिनेशन कितना आ रहा है, 37.2 आ रहा है, तो यहां रिकॉम्बिनेशन इतना हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस यदि देखा जाए तो 37.2 मैप यूनिट यानी कि सेंटीमोर्गन आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, his student Alfred Student used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between gene and mapped their position to the chromosome, उनके बेसिस पर ही उसको क्या किया, उसकी जीन मैपिंग की गई। टुडे genetic map are extensively used as the starting point in the sequencing of whole genome
as was done in the case of human genome sequencing projected described later। वहां पर भी आप यही देखते हो कि जीन जो है वो कैसे प्रेजेंट है, ये भी यही बताता है कि क्रोमोसोम्स पर जीन जो है वो किस तरह से प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो ये क्रॉस दे रखा है, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो इस क्रॉस से भी होता है। एक्चुअल में यहां दिक्कत ये आती है मेनली कि इस जगह पर इसने बिना गैमेट बनाए डायरेक्ट जो है वो चीजें समझाई हैं, तो इसलिए समस्या आती है। मैं थोड़ा सा इसको आसान कर देता हूं। पहली बात तो आपको यहां पर ये 3 चीजें जरूर याद रखनी है कि यहां जो कैरेक्टर्स लिए गए थे वो 3 कैरेक्टर्स थे। कितने कैरेक्टर्स लिए गए थे? 3 कैरेक्टर्स लिए गए थे, पता होना चाहिए सभी बच्चों को। 3 कैरेक्टर्स कौन से थे? सबसे पहले बॉडी कलर, ठीक है, बता चुका हूं, पहले चर्चा कर चुके हैं अपन, बॉडी कलर। दूसरा, बॉडी कलर के बाद जो है वो आता है आई कलर। और तीसरा, आई कलर के बाद आता है विंग साइज। आई कलर के बाद आता है विंग साइज। और एक और बहुत अच्छी बात जो आपको याद रखनी है, ये कि ये तीनों कैरेक्टर्स जो हैं वो कहां पर प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पर। मेल में तो एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स। तो इसका मतलब मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये एक्स क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है, एक डोमिनेंट था और एक रिसेसिव था। डोमिनेंट को आप वाइल्ड टाइप भी कह सकते हो, जो पॉपुलेशन में कॉमन होता है ना उसे हम वाइल्ड टाइप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बॉडी कलर में जो है वो जो डोमिनेंट था वो ब्राउन था और जो रिसेसिव था वो कैसा था? येलो था। आई कलर में जो रेड आई है वो तो डोमिनेंट है और व्हाइट आई है वो रिसेसिव है। विंग साइज में नॉर्मल जो विंग है वो डोमिनेंट है और जो मिनिएचर है, मिनिएचर का मतलब साइज में छोटा है, वो रिसेसिव है। ठीक है, ये कैरेक्टर लिए हैं। मॉर्गन ने यहां पर 2 जो क्रॉस है वो लिए। पहला क्रॉस में उसने जो फीमेल ली थी वो येलो और व्हाइट यानी कि रिसेसिव ली थी, और जो मेल लिया था वो वाइल्ड टाइप यानी कि डोमिनेंट लिया था। पहला क्रॉस देख लो, उसके बाद दूसरा वाला भी आप आसानी से कर लोगे। चलो इस क्रॉस को देखते हैं। यहां पर आप बताओ एक ही तरह का गैमेट बनेगा, कौन सा? वाई और डब्लू। इधर आप देखो 2 तरह के गैमेट बनेंगे, एक वाई प्लस और डब्लू प्लस, और एक जो है वो एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब उसको इस तरह से समझो कि हम जब एक्स वाई जो है जब ये देखते हैं तो हम कहते हैं कि मेल में 2 तरह के गैमेट बनते हैं, एक एक्स और एक वाई, सिंपल। और यदि फीमेल में देखें एक्स एक्स तो इसमें एक ही तरह का बनेगा, दैट इज एक्स, एज सिंपल एज दैट। यहां पर भी सेम ये 2 तरह के बने हैं, तो एक क्रॉस इसका और इसका कराओ, आपने करा दिया, ये वाई डब्लू आ गया और ये वाई प्लस और डब्लू प्लस आ गया। क्लियर? यहां पर सेम इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो ये वाई और डब्लू जो कि डोमिनेंट है, रिसेसिव है, और इसके साथ ये क्या आ गया? एक्स क्रोमोसोम। तो ये क्या हो गया? येलो और व्हाइट यानी कि ये वाई क्रोमोसोम हो गया, येलो और व्हाइट हो गया, और ये वाइल्ड टाइप जो है वो क्या हो गई? फीमेल हो गई। अब इसका आपने क्या कराया है? इन दोनों का मतलब यहां पर जो है ये आपके पास दोनों आए हैं, इन दोनों का आपने क्या कराया? फिर से क्रॉस कराया। ये F1 प्रोजेनी है, F1 प्रोजेनी का आपने फिर से क्रॉस करा दिया। आप बताइए यहां पर बच्चे जो है वो यहां भी गैमेट नहीं बना सकते हैं, जबकि सिंपल है। आप मुझे ये बताइए वाई, वाई प्लस, डब्लू और डब्लू प्लस। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो यहां हेट्रोगैमस जो है, हेट्रोजाइगस बोल रहा हूं, हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो कितनी है? 2 जगह पर, और 2 जगह हेट्रोजाइगस है तो 2 की पावर 2 मतलब बराबर कितना? 4। 4 तरह के गैमेट बनेंगे, बना सकते हो आप। एक तो यहां पर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? वाई और डब्लू। दूसरा यहां पर वाई प्लस और डब्लू प्लस। तीसरा ये y जो है वो इसके साथ भी आ सकता है, दैट इज y डब्लू प्लस, और ये y जो है वो इसके साथ भी जा सकता है, तो ये y प्लस और w।
आप बताइए 4 बन गए कि नहीं बन गए? चाहे आप मेंडल का जो 4 लाइन मेथड था उससे बना लेना, वो भी बन जाएगा। तो ये 4 तरह के गैमेट बन जाएंगे, हाँ या ना? यहां यदि देखें तो यहां अब भी 2 ही तरह के बन रहे हैं। कौन से? क्योंकि ये जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम पर तो है ही नहीं, तो यहां पर कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो ये बन गया वाई और डब्ल्यू, और एक ये एक्स क्रोमोसोम बन गया। आप इन चारों का एक बार इसके साथ करा लेना, तो 4 ये कॉम्बिनेशन बन गए, और इन चारों का एक बार इसके साथ करा लेना, ये कॉम्बिनेशन बन गया। तो यहां पर आप यदि देखोगे बच्चों, तो यहां टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास बन भी कितने रहे? 8 बन रहे हैं। ये मेल बन रहे हैं और ये क्या बन रहा है? फीमेल बन रहा है, क्योंकि एक बार आपने एक्स के साथ कराया, एक बार आपने किसके साथ कराया? वाई के साथ कराया। अब देखो, ये तो आपको समझ में आने चाहिए। इन जनरली संभावना ना इनके क्रॉस से कम होती है, इनके क्रॉस का जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट से संभावना जो क्वेश्चन की पूछने की ज्यादा रहती है। जैसा हमने पढ़ा है कि जब ये F1 क्रॉस, ये वाला जो क्रॉस कराया गया इस वाली जनरेशन का, तो वहां पर ना इसको 9331 रेशियो नहीं मिले। यहां पर क्या मिला? इस जगह पर इन्होंने जब क्रॉस कराया तो इसका जो रेशियो आया ना वो ये आया कि यहां पर 98.7% है वो तो पेरेंटल थे, और 1.3% जो है वो क्या थे? रिकॉम्बिनेंट थे। मतलब लगभग सारे के सारे जो हैं वो कैसे थे? पेरेंटल थे। तो मॉर्गन ने ये कहा कि एक्स क्रोमोसोम पर ये तीनों जीन प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों जीन का यदि कंपैरिजन करें, यहाँ इसका यदि हम देखें तो यहाँ 62.8% है वो पेरेंटल, और यहाँ 32. यहाँ ये आएगा 62.8% आएगा, ये दे रखा है। ये 62.8% जो है वो पेरेंटल है, और 32% जो है 37 जो परसेंट है वो 37.2% जो है, सॉरी, वो है रिकॉम्बिनेंट है। अब आप देखो यहाँ पर आपको जो चीज मेन समझनी है वो ये है, एक तो आपको ये रेशियो याद रखने, देखो ऊपर लिखे हैं कि यहाँ पर पेरेंटल जो है वो 98.7% है, और यहाँ पर पेरेंटल जो है वो 62.8% है। इसका मतलब कि यहां पर रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा हैं और यहां पर रिकॉम्बिनेंट्स कम है। तो यदि ये एक्स क्रोमोसोम है तो इस एक्स क्रोमोसोम पर जीन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है कि ये तो जो पहली जो है वो ये बॉडी कलर जीन हो गई, ठीक है, ठीक है, और दूसरी जो है वो आई कलर जीन हो गई, ठीक है, आई कलर जीन हो गई, और फिर उसके बाद ये दोनों जीन जो है वो तो पास पास प्रेजेंट है। कौन कौन सी? बॉडी कलर और आई कलर। और जो तीसरी जीन जो दूर प्रेजेंट है वो कौन सी हो गई बेटा? वो हो गई विंग साइज वाली। मतलब इस तरह से इनके बीच जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर ये जीन प्रेजेंट है। मॉर्गन ने कहा कि एक्स क्रोमोसोम पर पाई जाने वाली 3 जीन यदि देखें तो उनमें से बॉडी कलर और आई कलर जो है वो पास पास प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम टाइटली लिंक्ड जीन कहते हैं, जबकि जो आई कलर है और विंग साइज की जो जीन है वो दूर दूर प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम लूजली लिंक्ड जीन कह रहे हैं। रेशो फिर से बोल रहा हूं बेटा, रेशो जरूर याद रखना, रेशो से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। देखो क्या लिखा है, लिंकेज result of two dihybrid cross conducted by Morgan, cross A show crossing between Y and W, cross B show crossing between gene W and M. Here dominant wild type allele are represent with plus sign in superscript, ऊपर लिखा है ना सुपर में प्लस लिखा है, उसको डोमिनेंट से बता दिया था ये आपको। नोट द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन वाई एंड W इज हायर देन W एंड M। बहुत अच्छी लाइन है, और ये जो ना ये पूछा भी जा सकता है बेटा एनसीईआरटी की लाइन कि द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, कह रहा है कि लिंकेज की जो कैपेसिटी है वो Y और W, बिटवीन Y एंड W इज हायर, किसके कंपैरिजन में? W और M के कंपैरिजन में। तभी तो इनका जो है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा है और इनका पेरेंटल कॉम्बिनेशन दोनों का क्या है? कम है एज कंपेयर टू Y एंड W। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, ये तो था लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। हम चर्चा करते हैं रिकॉम्बिनेशन की, तो हम कहते हैं कि जब क्रॉसिंग ओवर से जो डिफरेंट बनते हैं उन्हें हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो वो सब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के चर्चा में हम कर चुके हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, पॉली मतलब बहुत सारे और जेनिक मतलब जीन।
अगर बहुत सारे जीन का हम एक साथ जो है वो देख रहे हैं यहाँ पर उनका इफेक्ट देख रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। या फिर आप सिंपल याद रखो कि यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं कि एक सिंगल जीन है, ठीक है। अगर एक सिंगल, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर एक सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइप, फिनोटाइप फर्स्ट, फिनोटाइप सेकंड और फिनोटाइप थर्ड, यदि एक सिंगल जीन जो है वो मल्टीपल फिनोटाइप को कंट्रोल करे तो हम इसे कहते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्लियोट्रोपिक जीन कहेंगे। अब यहां पर जो हेडिंग हमारे पास है वो क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखना बच्चों, यहां कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं दोनों साथ बता रहा हूं। ये तो प्लियोट्रोपिक जीन हो गई। अगर मैं इसको ये इस तरह से कहता हूं कि यदि मल्टीपल जीन है, जैसे मान लो जीन फर्स्ट, जीन सेकंड, जीन थर्ड, और ये मिलकर जो है जो किसी एक पर्टिकुलर फिनोटाइप जो है इसको कंट्रोल कर रही हैं, तो हम इसे कहते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि किसी एक कैरेक्टर को ये कंट्रोल करे तो हम उसे कह देते हैं क्या? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखते हैं, Mendel studies mainly describe those traits that have distinct alternate forms such as flower color which are either purple or white। अब याद रखना, पहली बात तो ये है कि ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करती है, ये एक्सेप्शन है मेंडेलियन इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है। तो मेंडल स्टडीज मेनली डिस्क्राइब, मेंडल ने अपनी स्टडी की और डिस्क्राइब किया क्या? दोज ट्रेट, उन ट्रेट्स को दैट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म, जो कि जिनके क्या थे? अल्टरनेट फॉर्म प्रेजेंट थे, सच एज फ्लावर कलर, ठीक है, विच आर आइदर पर्पल और जो है वो व्हाइट। मतलब ऐसे जो है वो कैरेक्टर लिए जिनके अल्टरनेट फॉर्म प्रेजेंट थे। बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देयर आर मैनी ट्रेट्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर अकरेंस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस ए ग्रेडियंट। हम हमारे चारों तरफ यदि देखें तो एकदम अल्टरनेट कलर जो है वो हमें ज्यादा नहीं मिलते हैं, हमें उसी के ग्रेडियंट में दिखते हैं। जैसे मान लो आप स्किन कलर लीजिए, आपको जो है वो बिल्कुल अल्टरनेट नहीं दिखेंगे कि एक का कलर अलग है दूसरे का बिल्कुल अलग होगा, नहीं। आपको दिखेगा कि एक जो है वो ज्यादा डार्क जो है वो ब्राउन है, दूसरा थोड़ा सा उससे कम, दूसरा उससे कम, मतलब एक ग्रेडियंट दिखेगा आपको। एक ऐसा नहीं दिखेगा कि कंप्लीटली आप ये कह दो कि भाई बिल्कुल अल्टरनेट कलर ही है, आपको पूरा क्या दिखेगा? ग्रेडियंट दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन ह्यूमन वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव्स बट ए होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट। आप बताइए, ह्यूमन को देखिए, आप केवल आपको दो ही कैरेक्टर नहीं दिखेंगे, आपको टॉल और ड्वार्फ ही नहीं दिखेंगे, आपको पूरा टॉल से लेके और ड्वार्फ तक की मतलब हाइट जो है उनके डिफरेंट रेंज आपको वहां दिखेंगे, बिल्कुल अल्टरनेट फॉर्म जो है वो नहीं दिखेंगे। ऐसे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटा। जैसे कैटल्स की बात करें तो कैटल्स में जो मिल्क यील्डिंग जीन है, आप देखो सभी कैटल्स में मिल्क का जो अमाउंट है वो सेम नहीं होता है। ह्यूमन हाइट ले लीजिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस ले लीजिए, ह्यूमन स्किन कलर ले लीजिए, कर्नेल कलर ऑफ व्हीट ले लीजिए, इन सब में आप देखो कि सबके अंदर जो है वो कैरेक्टर्स जो हैं वो एक ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन आर दस कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट। ये जो कैरेक्टर है ये 3 या उससे ज्यादा जीन, 2 से भी हो सकते हैं, जो है वो अब एनसीईआरटी क्या बोल रही है? 3 बोल रही है। बाकी कर्नेल कलर इनविट देखा जाए तो वो 2 जीन से कंट्रोल रहता है, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। बहुत अच्छी लाइन है, हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन बन जाए। अब की बार ये बोल रहा है कि यहां पर इसके फिनोटाइप पर जरूरी नहीं है कि केवल किसका इन्फ्लुएंस हो, जरूरी नहीं है कि केवल किसका इन्फ्लुएंस हो, इन जीन का इन्फ्लुएंस ही हो। ये जो जीन है ये एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, एनवायरमेंट से भी क्या होती है? इन्फ्लुएंस होती है। कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं? आप देखिए, जनरली इन जनरल मान लो मेरा कलर जो है वो कैसा है? ब्राउन है, ठीक। अब मान लो मैं लगातार धूप में काम करता हूं और लगातार धूप में काम करने से मेरी जो स्किन है वो थोड़ी क्या हो जाती है? टैन हो जाती है, थोड़ा डार्क हो जाती है स्किन। तो आप बताइए, यहां पर जीन का इफेक्ट थोड़ी बदल गया, जीन तो उतना ही काम कर रहा है। तो क्या बदला है? क्या चेंज हुआ है? एनवायरमेंट चेंज हुआ है। उस एनवायरमेंट के चेंज हो जाने के कारण ये जो फिनोटाइप है वो भी थोड़ा सा क्या हो गया?
बदल गया। ठीक है, तो ये जो जीन है वो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी क्या करती है, शो करती है। ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जांपल फॉर दिस। ह्यूमन स्किन जो है वो इसका मतलब इसका एक और एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर। ठीक है, इन ए पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ईच एलील, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट एलील हो, दोनों जो है वो यहाँ पर अपना इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, मतलब सबका जो इफेक्ट है वो क्या किया जाता है, जुड़ता है, तब जाके जो है वो फिनोटाइप शो होता है। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस एज्यूम दैट 3 जीन A, B and C control skin color in human with the dominant form A, B and C responsible for dark skin color and the recessive form ABC light skin color. The genotype with all the dominant allele have the darkest skin color with the recessive allele which have lightest skin color. As expected, the genotype with 3 dominant allele and 3 recessive allele will have an intermediate skin color. In this manner, the number of each type of allele in genotype would determine the darkness and lightness of the skin in an individual. यदि हम इसको देखें, आप एक बार यदि इसको हम देखें इस क्रॉस को, तो किस तरह से ले सकते हैं इसको, जैसे मान लो कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C। इससे पहले यदि आप देखो तो इसको इस तरह से देख सकते हो कि जो ह्यूमन स्किन कलर है, ह्यूमन की जो स्किन कलर की बात करते हैं वो 3 जीन से कंट्रोल है। कितनी जीन से कंट्रोल है, 3 जीन से। कौन सी जीन हो सकती है, कैपिटल A स्मॉल a हो सकती है, कैपिटल B स्मॉल b हो सकती है और कैपिटल C स्मॉल c हो सकती है। ठीक है, इसका क्रॉस कराया गया किसके साथ, स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल c। ठीक है, तो यदि देखो सारे के सारे डोमिनेंट हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं, इसे तो हम बोलेंगे निग्रो, क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो इसके स्किन का कलर कैसा होगा, काला होगा। और ये जो है वो ये क्या होगा, एल्बिनो, क्योंकि इसका स्किन का कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा। तो यहां पर जो है वो आपके पास F1 जनरेशन में क्या आएगा, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c। याद रखना इस इनहेरिटेंस को जो है वो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस नहीं, क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर जो जीन है डोमिनेंट जो है उनकी क्वांटिटी मैटर करती है, तो ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। और यहां पर इन दोनों का जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन जो है वो यहां पर वो क्या मिलते हैं, इंटरमीडिएट्स। क्या मिलते हैं, इंटरमीडिएट्स हमें यहां पर मिलते हैं। यहां पर यदि हम देखें इनका फिनोटाइप, आपसे यदि इसका जीनोटाइप निकलवाए तो इसके जीनोटाइप का तो फॉर्मूला वही होता है 3 की पावर n, n बराबर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। और यदि आपसे पूछे कि यहाँ फिनोटाइप जो है वो कैसे निकालोगे, तो फिनोटाइप का फॉर्मूला होता है 2n+1। बच्चों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जनरल आप मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग यदि आप फिनोटाइप निकालते हो तो कैसे निकालते हो, 2 की पावर n से। यहाँ 2 की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, 2n+1 लगेगा। और n का मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ जीन, कितनी जीन इन्वॉल्व है। तो यदि ह्यूमन स्किन के लिए यहां पर निकाला जाए तो फिनोटाइप कितना आ जाएगा, 2 × 3+1 बराबर कितना हो गया, 7। अब 7 कैसा आएगा वो देख लीजिए। यदि हम 7 जो है वो देखें कि किस तरह से आएंगे, तो देखें कि यहां पर कंडीशन कैसी हो सकती है। देखो अब हमने इनका जो है वो क्या कराया, 2 जो इंटरमीडिएट्स थे उनका क्रॉस कराया यहां पर। ठीक है, जब 2 इंटरमीडिएट्स थे इनका क्रॉस कराया तो यहां पर जो है वो गैमेट जो है वो कितने टाइप के बनेंगे, 8 टाइप के। और इधर जो गैमेट बनेंगे वो कितने टाइप के बनेंगे, 8 टाइप के। और इन दोनों का यदि देखा जाए तो यहां पर जो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है, यदि आपसे पूछे कि यहां पर जाइगोटिक कॉम्बिनेशन जो है वो कितना बनेगा, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएंगे।
कितने हो जाएंगे 64। अब बेटा ये ना पूरी टेबल जो है वो आपसे नहीं बनवाएगा, लेकिन हाँ ये पूछता है, ये पूछ सकता है कि कितने डोमिनेंट है, कितने जो है वो रिसेसिव है, किसमें इतने वाले, 2 डोमिनेंट वाले कितने बनेंगे, 3 डोमिनेंट वाले कितने बनेंगे। तो आप एक चीज देखो कि आपके पास ओवरऑल जो टोटल एलील है ना वो कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। तो कंडीशन क्या हो सकती है, 6 के 6 डोमिनेंट हो सकते हैं, हाँ या ना। 6 के 6 डोमिनेंट हो सकते हैं, 5 डोमिनेंट हो सकते हैं, 4 डोमिनेंट हो सकते हैं, 3 डोमिनेंट हो सकते हैं, 2 डोमिनेंट हो सकते हैं, 1 डोमिनेंट हो सकता है और 0 डोमिनेंट हो सकते हैं। ये क्या है, फिनोटाइप है। अगर इनकी बात करें तो ये क्या है बेटा, फिनोटाइप है। कैसे है देखते हैं। पहले तो फिनोटाइप आपने फॉर्मूले से निकाले, कितने हैं 7। आप ऐसे भी देख लो 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने फिनोटाइप है। अब यहां पर यदि आप देखोगे तो अगर 6 के 6 डोमिनेंट हैं तो ये जो है वो कैसा होगा, बिल्कुल अफ्रीकन ब्लैक होगा। बिल्कुल कैसा होगा, अफ्रीकन ब्लैक। अगर 5 डोमिनेंट है तो ये कैसा हो जाएगा, वेरी डार्क ब्राउन हो जाएगा। अगर 4 डोमिनेंट है तो ये कैसा हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा। और यदि 3 डोमिनेंट है तो ये कैसा हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। मुलेटो जिसको कहते हैं, इंटरमीडिएट हो गया। इसके बाद यदि 2 डोमिनेंट हैं तो हम इसको कह देंगे कि ये जो है वो कैसा हो जाएगा, लाइट ब्राउन। कैसा हो जाएगा, ये लाइट ब्राउन हो जाएगा। और यदि 1 डोमिनेंट है तो ये वेरी लाइट ब्राउन हो जाएगा, ठीक। और यदि 0 डोमिनेंट है तो हम इसको बोल देते हैं इंग्लिश व्हाइट या ब्रिटिश व्हाइट भी हम इसको बोल सकते हैं। मतलब इस तरह के जो है वो हमें हम अभी अपने चारों तरफ यदि लोगों को देखते हैं तो इस शेड में हमें ये कलर दिखते हैं, ठीक है। यदि इसका रेशियो हम देखें तो 1 6 15 20 और उसके बाद 15 और 6 और 1, इस तरह का रेशियो हमें दिखता है। और यदि हम इसका ग्राफ भी बनाएं तो ग्राफ हमें कैसा दिखता है, इस तरह का ग्राफ दिखता है, बेल शेप जो है वो ग्राफ दिखता है इसका, ठीक है। अब आपसे यदि क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी। अब यहां देखो, इधर देखो, इसमें कितने डोमिनेंट है, कितने हैं, 1 डोमिनेंट है। अब 1 डोमिनेंट यानी कि मतलब सॉरी, डोमिनेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 डोमिनेंट हैं। इन 5 डोमिनेंट की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 6। कितने में से, 64 में से। मतलब ऐसे आपको फिनोटाइप जिसमें एक जो है वो रिसेसिव, बाकी जो डोमिनेंट है वो कितने हो सकते हैं, वहां पर 6 हो सकते हैं। तो ये जो है वो एक जो है वो 1/64, ये जो है वो 1/64, ये 15/64, ये 20/64, ये 16/64, ये 6/64 और ये 1/64। तो इस तरह से आप जो है वो इनकी जो मतलब जो फिनोटाइप है वो आप बता सकते हो कि ये किस तरह का होगा, और इस तरह के कितने जो हैं वो उस चेकर बोर्ड में आपको मिल जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। ये जो इनहेरिटेंस थी, इसी को एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं मतलब कर्नेल कलर ऑफ व्हीट, ठीक है। वो मैंने आपको क्लास में समझा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी का मतलब क्या होता है, प्लियोट्रोपी जो है वो मैंने अभी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा तब उस बताया भी था मैंने आपको कि यदि सिंगल जीन, उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो मल्टीपल फिनोटाइप्स को यदि इफेक्ट करता है तो हम उस जीन को प्लियोट्रोपी जीन कहते हैं। याद करो, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्लियोट्रोपी जीन के बारे में। क्या बोल रहा है, वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ ए जीन ऑन ए सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट। एक जीन अभी तक एक सिंगल फिनोटाइप या ट्रेट पर काम कर रही थी। देयर आर हाउएवर इंस्टेंस where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression। अभी तक हमने पढ़ा कि एक जीन एक जो है वो क्या बना रही है, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये कह रहा है कि हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि एक जीन जो है वो मल्टीपल फिनोटाइप्स को इफेक्ट करे, यानी कि एक जीन का जो प्रोडक्ट है वो मल्टीपल फिनोटाइप्स को क्या करे, इफेक्ट करे। सच ए जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन। इस जीन को क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ द प्लियोट्रोपी इन मोस्ट केस इज द इफेक्ट ऑफ ए जीन
on metabolic pathway which contribute toward different phenotype। अच्छी लाइन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। क्या बोल रहा है देखो, द अंडरलाइंग मैकेनिज्म, कह रहा है कि एक्चुअल में जो प्लियोट्रोपिक जीन होती है उसका मैकेनिज्म किस तरह का होता है। मैकेनिज्म ऑफ ए प्लियोट्रोपी इन मोस्ट केस, बहुत सारे केसेस में, इज द इफेक्ट ऑफ ए जीन, एक जीन का इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक पाथवे, किसी एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे पर किसी जीन का इफेक्ट हो, विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप, जो मल्टीपल फिनोटाइप्स में क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक जीन है और इस जीन ने एक जो है वो क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। अब ये जो जीन का प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट जो है ये मल्टीपल जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं, उन मल्टीपल मेटाबॉलिक पाथवे को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और आप सोचिए कि जब इसके जीन के काम नहीं करने के कारण वो सारे मल्टीपल पाथवे जो है, वो मेटाबॉलिक पाथवे वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो उनके जो इफेक्ट हैं वो भी बहुत सारे आएंगे, हाँ या ना। तो यही जो है वो क्या हो गया, एक से ज्यादा इफेक्ट हो गया, इसी को क्या कह देंगे, प्लियोट्रोपी कह देंगे। जैसे एन एग्जांपल ऑफ दिस इज द डिजीज दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसे क्या कह देते हैं, PKU कहते हैं। एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज मानी जाती है, विच अकर इन ह्यूमन, किसमें होती है, ह्यूमन में। द डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन, कौन सी जीन में म्यूटेशन होता है, दैट कोड फॉर द एंजाइम फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज। एक्चुअल में ये जो फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज, यानी कि इसको शॉर्ट में आप PAH भी कह सकते हो, ये PAH करता क्या है कि जो फिनाइल एलनिन है ना, PHE जो है, इस फिनाइल एलनिन को ये किस में चेंज कर देता है, टायरोसिन में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, टायरोसिन में चेंज कर देता है। ठीक है, अब मान लो ये जो PAH एंजाइम है बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है, फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो इसको इस टायरोसिन में क्या कर देता है, बदल देता है। ठीक है, और ये टायरोसिन जो है वो फिर आगे जाके टायरोसिन पाथवे से स्किन पिगमेंट वगैरह, मेलानिन वगैरह जो है वो बनाता है। मेलानिन पाथवे से जो है वो मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसमें यदि क्या हुआ, सिंगल जीन म्यूटेशन, मतलब आगे पढ़ेंगे, म्यूटेशन हुआ, दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू phenotypic expression characterized by mental retardation and the reduction in hair and skin pigmentation। आगे जब डिजीज पढ़ेंगे उस डिजीज में इसके बारे में जानकारी जो है वो दी हुई है। वहाँ पर ये बता रखा है कि ये जो है इसके टायरोसिन के नहीं बनने के कारण ये जो फिनाइल एलनिन है ये लगातार क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट होता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है। और ये जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये जो है वो डिफरेंट इफेक्ट जो है वो कॉज करता है, और इसके इफेक्ट में ये हो सकता है कि ये मेंटल रिटार्डेशन कॉज करे। ठीक है, और दूसरा जो है वो बाल जो है वो झड़ जाते हैं जल्दी, और इसके अलावा स्किन जो है उसमें पिगमेंटेशन भी होने लगता है। मतलब एक अकेला जीन जो है, ये बनाने वाला जीन 3 कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। एक तो स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और दूसरा हेयर जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, और जो मेंटल रिटार्डेशन है उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये था प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है, इससे आगे का बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू सो मच।